अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के निसाब में शामिल नॉवल उमराव जान अदा और उनके मुसन्निफ मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के ताल्लुक से पहली इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही ध्यान में रखनी होगी कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। डायरेक्ट यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो ये दोनों चीजें क्लियर कर लीजिए कि 1858 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 में आपका इंतकाल हुआ है। उमराव जान अदा, अब देखिए ये फैक्ट भी आप पहले क्लियर कर लीजिए कि उमराव जान अदा जो है किसका नॉवेल है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। उमराव जान अदा को उर्दू नॉवेलों में क्लासिक का दर्जा हासिल है और उसके मुसन्निफ कौन है? मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा। मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा इसके मुसन्निफ है। अपनी इस तख्लीक के लिए उर्दू में हमेशा याद रखे जाएंगे। इनकी विलादत लखनऊ में 1858 ईस्वी में हुई है। जिन जिन पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा उन्हें आप जरूर याद रखेंगे। तो मिर्जा मोहम्मद हादी रसवा की पैदाइश कब हुई? 1858 ईस्वी में लखनऊ में। मिर्जा को इल्म रियाजी और नुजूम का शौक अपने वालिद से वर्से में मिला। एंट्रेंस के बाद रुड़की से और शेरी का इम्तिहान पास किया और कोयटा बलूचिस्तान में रेलवे मुलाजिम हो गए। इल्म का बेहद शौक था। केमिस्ट्री का एक रिसाला हाथ लगने से कीमिया साजी की तरफ ऐसे माइल हुए कि मुलाजमत छोड़ छाड़ कर लखनऊ इसी काम में लग गए। कई आला इम्तिहानात प्राइवेट पास किए। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत कई जुबानों पर अबूर था। अबूर का मतलब उनमें महारत हासिल थी। शेर भी कहते थे, लेकिन नस्लनिगारी की हैसियत से मशहूर हुए। बेनियाजाना रहते, यानी किसी से कोई ताल्लुक वगैरह बहुत कम रखते थे। लखनऊ में 21 अक्टूबर 1931 को इंतकाल हुआ। यानी आपका इंतकाल कब हुआ है? 1931 में, और पैदाइश कब हुई है? 1858 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी तसानीफ की तादाद 50 से भी ज्यादा कही जाती है। इनमें 3 नॉवेल हैं और इन तीनों में उमराव जान अदा को जो शोहरत नसीब हुई किसी दूसरी तसनीफ के हिस्से में ना आई। उमराव जान अदा दरअसल अपने जमाने की लखनवी तहजीब का जीता जागता मुरक्का है। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उमराव जान अदा में क्या बताया गया है, किसके बारे में है, तो आपको बताना है कि इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। अब ये किसकी कहानी, किस पे बेस्ड है, इसकी बुनियाद क्या है, इसका आधार क्या है? ये एक बदनसीब औरत की कहानी है जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। वाकयात को खुद नविश्त के तौर पर बयान किया। खुद नविश्त का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को यह चीज मालूम है। खुद नविश्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। यहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ऑटो की मीनिंग क्या होती है? सेल्फ। और बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। आप पढ़ते ना बायोलॉजी। और ग्राफ की मीनिंग क्या होती है? राइट। तो मतलब क्या हो गया? सेल्फ लाइफ, यानी खुद की जिंदगी के बारे में लिखना, यह कहलाता है खुद नविश्त। अगर कोई राइटर, कोई मुसन्निफ अपने जीवन के बारे में लिखता है तो वो कहलाता है क्या है? खुद नविश्त, ऑटोबायोग्राफी। हिंदी में इसे कहते हैं आत्मकथा। हिंदी में क्या कहते हैं? आत्मकथा। आई थिंक सभी को बात समझ में आ गई। तो ये नॉवेल जो है किस तर्ज में लिखा गया है, कैसे इसमें वाकयात को बयान किया गया? खुद नविश्त के तौर पर वाकयात को बयान किया गया। यानी ऐसा लगता है कि मुसन्निफ के जिंदगी में खुद पेश आए हुए वाकयात है, जिससे तासीर और भी बढ़ गई है। रुस्वा ने उस अहद के जवाल आमादा मुआशरे की रूह को जिस तरह गिरफ्त में लिया है और इंसान की सही व जुस्तजू और बेबसी और मजबूरी के टकराव को जिस फन खुलूस और दर्दमंदी के साथ उभारा है, वह देखने से ताल्लुक रखता है। रुस्वा का उसलूब तहरीर इंतहाई फितरी और सादा है। वह वाकयात और जज्बात की तस्वीर कुछ ऐसे कमाल से खींचते कि हर बात फितरी मालूम होती है। यह नॉवल के उस हिस्से का इक़्तिबास दर्ज किया जा रहा है
जहां इनकलाब 1857 के बाद हालात के थपेड़े खाती हुई उमराव जान अदा फैजाबाद वापस पहुंचती है। इत्तेफाक से उसी महल्ले का मुजरा आ जाता है जहां उसके माँ बाप का घर था। रात के अंधेरे में माँ बेटी को पहचान लेती है और अगले दिन भाई बहन के यहाँ पहुंचकर उसके गले पर छुरी रख देता है। अब चलिए जो इक़्तिबास है उसको हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। उमराव जान अदा, देखिए यहाँ पे एक शेर दर्ज है, तो ये शेर भी आपको ज़हन में सुन चुके। हाल तबाही का मेरी और सुनो, अब तुम्हें कुछ मेरी तकरीर मजा देती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शेर है कहां से लिया गया, कहां से माखूज है। बूदी से बेगम साहब और बिरजीस कदर नेपाल को रवाना हुए। सैयद कुतुबुद्दीन लड़ाई में मारे जा चुके थे। मैं बाजार मुश्किल फैजाबाद आई। पहले सराय में उतरी, फिर त्रिपोलिये के पास एक कमरा किराए को लिया था। मीरासी रख लिए, गाना बजाना शुरू कर दिया। फैजाबाद में रहते हुए अब मुझे 6 महीने गुजर चुके। वहां की आबो हवा तबीयत के बहुत मुआफिक है। दिल लगा हुआ 8वें 10वें दिन कोई ना कोई मुजरा आ जाता है, इसी पर बसर है। तमाम शहर में मेरे गाने की धूम में जहां मुजरा होता है हजारों आदमी टूट पड़ते हैं। मेरे कमरे के नीचे लोग तारीफें करते हुए निकलते हैं। मैं दिल में खुश होती हूँ। कभी कभी ख्वाब और ख्याल की तरह बचपन की बातें याद आ जाती हैं और उसी के साथ ही दिल में एक जोश पैदा होता है। मगर इंतज़ाए सल्तनत यानी सल्तनत के रद्दो बदल ने, सल्तनत की छीन जाने ने, गदर, बिरजीस कदर, ये सब सानहे आंखों के सामने गुजर चुके। कलेजा पत्थर का हो गया। माँ बाप के तस्वुर के साथ ही ये ख्याल आता है खुदा जाने अब कोई जिंदा भी हो या ना हो, और अगर हो तो उनको मुझसे क्या मतलब। वह और आलम में होंगे, मैं और आलम में हूं। खून का जोश सही, मगर कोई गैरतदार आदमी मुझसे मिलना गवारा ना करेगा। अब उनसे मिलने की कोशिश करना उनको रंज देना है। रंज का मतलब क्या, तकलीफ देना है। घर का ख्याल आते ही वह बातें दिल में आती थी, फिर तबीयत और तरफ मुतवज्जे हो जाती थी। लखनऊ की याद अक्सर सताती थी, मगर जब इनकलाब का ख्याल आता दिल भर जाता था। अब वहां कौन है, किसके लिए जाऊं। खानम जीती हैं तो क्या हुआ, उनसे अब क्यों कर बनेगी। वही अगली हुकूमत जताएंगे। मुझे अब उनकी कैद में रहना किसी तरह मंजूर न था। जो माल मीर साहब को घर भी लुट गया होगा, उसका अब ख्याल ही बेकार है। अगर नहीं लूटा तो अभी उसकी जरूरत ही क्या है। मेरे हाथ गले जो कुछ मौजूद है वो क्या कम है। एक दिन कमरे पर बैठी हूं, एक साहब शरीफाना सूरत अधेड़ से तशरीफ लाए। मैंने पान बना कर दिया, हुक्का भरवाया। हालात दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ बहू बेगम साहिबा के अजीजों से ही वसीका पाते हैं। मैंने बातों बातों में मकबरे की रोशनी की तमहीद उठा के पुराने मुलाजिमों का जिक्र छेड़ा। मैं अगले नौकरों में अब कौन कौन रह गया है। नवाब साहब अक्सर मर गए, नए नए नौकर हैं। अब वो कारखाना ही नहीं रहा, बिल्कुल नया इंतजाम है। मैं अगले नौकरों में एक बुढ़े जमादार थे। नवाब साहब हाँ थे, मगर तुम उन्हें क्या जानो। मैं गदर से पहले मैं एक मरतबा महरम में फैजाबाद आई थी, मकबरे पर रोशनी देखने गई थी। उन्होंने मेरी बड़ी खातिर की थी। नवाब साहब वही जमादार ना जिनकी एक लड़की निकल गई थी। मैं मुझे क्या मालूम, दिल में हाय अफसाना अब तक मशहूर है। नवाब साहब यूं तो कई जमादार थे और अब भी हैं, मगर रोशनी वगैरह का इंतजाम गदर से पहले वही करते थे। मैं एक लड़का भी उनका था। नवाब तुमने लड़के को कहां देखा। मैं उस दिन उनके साथ ऐसी भी शक्ल मिलते कम देखी, बिन कहे मैं पहचान गई थी। नवाब जमादार गदर से पहले ही मर गए। वही लड़का उनकी जगह नौकर है। उसके बाद बात टालने के लिए मैंने और कुछ हालात इधर उधर के पूछे। नवाब साहब ने सोच पढ़ने की फरमाइश की। मैंने 2 सोच सुनाए, बहुत महजूज हुए, यानी उनको बहुत मजा आया, लुत्फ आया। रात कुछ ज्यादा आ गई थी, घर तशरीफ ले गए। बाप के मरने का हाल सुनकर बहुत रंज हुआ। उस दिन रात भर रोया की। दूसरे दिन बेख्तियार जी चाहा भाई को जाके देखा हूं। 2 दिन के बाद एक मुजरा आ गया, उसकी तैयारी करने लगी। जहां का मुजरा आया था वहां गई। महल्ले का नाम याद नहीं। मकान के पास एक बहुत बड़ा पुराना इमली का दरख्त था, उसके नीचे नमगीरा ताना गया था। गर्द कनातें थी, बहुत बड़ा मजमा, मगर लोग कुछ ऐसे ही वैसे थे। कनातों के पीछे और सामने खपरेलों में औरतें थी। पहला मुजरा कोई 9 बजे शुरू हुआ, 12 बजे तक रहा। इस मकाम को देखकर दहशत सी हुई। दिल उमड़ा चला आता था
कि यही मेरा मकान है। ये इमली का दरख्त वही है जिसके नीचे मैं खेला करती थी। जो लोग महफिल में शरीक थे उनमें से बाज आदमी ऐसे मालूम होते थे जैसे उनको मैंने कभी देखा है। शुबा मिटाने के लिए मैं कनातों के बाहर निकली, घरों की कतें कुछ और हो गई थी। उसे ख्याल हुआ शायद ये वो जगह ना हो। एक मकान के दरवाजे को गौर से देखा कि दिल को यकीन हो गया था कि यही मेरा मकान है। जी चाहता कि मकान में घुसी चली जाऊं, माँ के कदमों पर गिरूं, वे गले लगा लेंगे, मगर जुर्रत ना हुई थी। इसलिए कि मैं जानती हूं देहात में रंडियों से परहेज करते हैं। दूसरे भाई बाप की इज्जत का ख्याल था। नवाब साहब की बातों से मालूम हो चुका था कि जमादार की लड़की का निकल जाना लोगों को मालूम है। फिर जी कहता, हाय क्या गजब है, सिर्फ एक दीवार की आड़ है, उधर मेरी माँ बैठी होंगी और मैं यहां उनके लिए तड़प रही हूं। एक नजर सूरत देखना भी मुमकिन नहीं, क्या मजबूरी है। इसी उधेड़ बुन में एक औरत ने आके पूछा, तुम ये लखनऊ से आई हो? मैं, हाँ। अब तो मेरा कलेजा हाथों उछलने लगा। औरत, अच्छा तो इधर चली आओ, तुम्हें कोई बुलाता है। मैं, अच्छा कि उसके साथ चली। एक एक पांव गोया 100 मन का हो गया था, कदम रखती थी कहीं और पड़ता था। वह औरत उस मकान के दरवाजे पर मुझको ले गई जिसे मैं अपना मकान समझी हुई, तो उस मकान की ड्योढ़ी में मुझको बिठा दिया। अंदर के दरवाजे पर टाट का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके पीछे 2-3 औरतें आके खड़ी हुई। एक, लखनऊ से तुम ही आई? मैं, जी हाँ। दूसरी, तुम्हारा नाम क्या है? जी मैं आया कि कह दूं मेरा, मगर दिल को थाम के उमराव जान। पहली, तुम्हारा वतन खास लखनऊ है? मैं, अब मुझसे जब्त ना हो सका, आंसू निकल पड़े। असल वतन तो यही है जहां खड़ी हूं। पहली, तो क्या बंगले की रहने वाली हो? अब यहां पे याद रखना, बंगला जो है ये फैजाबाद का पुराना नाम। मैं, आंखों से आंसू बराबर जारी थे, बमुश्किल जवाब दिया, जी हां। दूसरी, क्या तुम जात की पतुरिया हो? मैं, जात की पतुरिया तो नहीं हूं, तकदीर का लिखा हुआ पूरा कर रही हूं। पहली, खुद रो के अच्छा तो रोती क्यों है, आखिर कहो तुम कौन हो? मैं, आंसू पोंछ के क्या बताऊं कौन हूं, कुछ कहते बन नहीं पड़ता। इतनी बातें मैंने बहुत दिल संभाल के की थी। अब बिल्कुल ताबे जब्त ना थी, सीने में दम रुकने लगा था। इतने में 2 औरतें पर्दे से बाहर निकली। एक के हाथ में चिराग था। उसने मेरे मुंह को हाथ से थाम के कान की लो के पास गौर से देखा और ये कह के दूसरी को दिखाया और कहा, क्यों हम ना कहते थे वही है? दूसरी, हाय मेरी अमीरन, ये कहकर लिपट गई। दोनों मां बेटियां चीखें मार मार के रोने लगी। हिचकियां बंद हो गई। आखिर 2 औरतों ने आके छुड़ाया। उसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया। मेरी मां बैठी सुना की और रोया की। बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे। सुबह होते मैं रुखसत हुई। मां ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था, वह निगाह मरते दम तक ना भूलेगी, मगर मजबूरी। रोजे रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे पर चली आई थी। दूसरा मुजरा सुबह को होता, मगर मैंने घर पर आके कुल रुपया फेर दिया था। उस दिन भर जो मेरा हाल रहा, खुदा ही पर खूब रोशन है। कमरे के दरवाजे बंद करके दिन भर पड़ी रोया की। दूसरे दिन शाम को कोई आधी घड़ी रात गए, एक जवान सा आदमी, सांवली रंगत, कोई 20-22 साल का, सिन पगड़ी बांधे, सिपाहियों की ऐसी वर्दी पहने मेरे कमरे पर आया। मैंने हुक्का भरवा दिया। पानदान में पान ना था। मामा को बुला के चुपके से कहा, पान ले आओ। इत्तेफाक से और कोई भी उस वक्त ना था कमरे में। मैं हूं और वो है। जवान, कल तुम्हें मुजरे को गए थी? ये सेवर से कहा कि मैं झुक गई। मैं, हां। इतना कह के उसके चेहरे की तरफ जो देखा तो ये मालूम होता जैसे आंखों से खून टपक रहा है। जवान सर नीचा करके खूब घराने का नाम रोशन किया। मैं, अब समझिए कौन शख्स है, इसको तो खुदा ही जानता है। जवान, हम तो समझे कि तुम मर गई, मगर तुम अब तक जिंदा हो। मैं, बेगैर जिंदगी थी ना मरी, खुदा कहीं जल्द मौत दे। जवान, बेशक जिंदगी से मौत लाख दर्जा बेहतर थी। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना था, कुछ खा के सो रहती। मैं, खुद इतनी समझ ना थी, ना आज तक किसी ने नेक सलाह दी। जवान, अगर ऐसी ही गैरदार होती तो इस शहर में कभी ना आती, और आई भी थी तो इसी मोहल्ले को मुजरे को ना आना था जहां की रहने वाली थी। मैं, हाँ इतनी खता जरूर हुई, मगर मुझे क्या मालूम था, खता का मतलब होता है गलती। जवान, अच्छा अब तो मालूम हो गया, मैं अब क्या होता है? जवान बहुत ही गुस्से हो कि अब क्या होता है। अब छुरी कमर से निकाल के मुझ पर झपटा। दोनों हाथ पकड़ के गले पर छुरी रख दी। ये होता है। इतने में मामा बाजार से पान लेके आई। उसने जो ये हाल देखा, लगी चीखने, अरे दौड़ो, बीवी को कोई मारे देता है। जवान छुरी गले से हटा के हाथ छोड़ दिए। औरत को क्या मारूं, औरत भी कौन, बड़ी। इतना कह के दहाड़े मार मार के रोने लगा। मैं पहले से रो रही थी जब उसने गले पर छुरी रखी। जान के खौफ से एक धक्का सा कलेजे पर पहुंचा, उससे दम बखुद हो गई।
जब वह छोड़ के रोने लगा मैं भी रोने लगी। मामा ने दो एक चीखें मारी। जब उसने यह हाल देखा कुछ चुप सी रही। उधर मैंने इशारे से मना किया, एक किनारे खड़ी हो गई। जब दोनों खूब रोध हो चुके जवान हाथ जोड़ के, अच्छा तो इस शहर से कहीं चली जाओ, मैं कल चली जाऊंगी, मगर इस दफा माँ को और देख लेती। जवान अब बस दिल से दूर रखो, माफ करो, कल अम्मा ने तुम्हें घर पर बुला लिया, मैं ना हुआ, नहीं तो उसी वक्त वारा न्यारा हो जाता। महल्ले भर में चर्चे हो रहे, मैं तुमने देख लिया जान से, तुम्हें डरती नहीं, मगर हाय तुम्हारी जान का ख्याल, तुम अपने बच्चों पर सलामत रहो। खैर अगर जीते रहे तो कभी ना कभी खैर आफियत सुन ही लिया करेंगे। जवान बराए खुदा किसी से हमारा जिक्र ना करना। मैं अच्छा। वह जवान तो उठकर चला गया। मैं अपने गम में मुब्तला थी। मामा ने और जान खाना शुरू की। ये कौन थी? मैं रंडी के मकान पर हजारों आदमी आते हैं, कोई थे, तुम्हें क्या? बैर तौर पर मामा को टाल दिया। रात की रात सो रही। सुबह को उठ के लखनऊ चलने की तैयारी की। शामो शाम शुक्रम किराया करके रवाना हो गई। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा का इख्तिबास देखिए बहुत ही दर्द अंगेज, अगर आप दिल से पढ़ेंगे तो ये बहुत ही पुरतासीर है। अब कुछ चीजें जो आपको याद है, जिसे बिरजिस कदर का नाम आया, तो बिरजिस कदर कौन है? बेगम हजरत महल के साहिबजादे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मुजरा का मतलब क्या होता है? नाच गाना। मुजरा आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? नाच गाने के लिए बुलावा आ जाता है। इंतजा का मतलब होता है निकल जाना, छीन जाना। अब आया था इंतजाए सल्तनत, यानी सल्तनत का एक आदमी से छीन के दूसरे के पास चली जाना। वसीका क्या है? वह रकम जो अंग्रेज हुकूमत वजीफे के शक्ल में अवध के बादशाहों के नामजद लोगों को देती थी। यह रकम दरअसल उन कर्जों को सूद थी जो अवध के बादशाहों ने अंग्रेजी हुकूमत को इस शर्त पर दिए थे कि उनका सूद उन लोगों में तकसीम किया जाए जिन्हें शाहाने अवध नामजद करेंगे। सोज क्या है? वह अशार जो मरसिया खां असल मरसिया शुरू करने से पहले पढ़ते हैं। मरसिया पढ़ने का एक अंदाज जिसमें फन मौसीकी के मुताबिक मरसिये को गाकर पढ़ते हैं। इस तर्ज में गाए जाने वाले अशार को भी सोज कहा जाता है। नमगीरा क्या है? छोटा शामियाना, बंगला फैजाबाद का पुराना नाम है। वारा न्यारा यानी कतई फैसला, यानी क्या है? तमाम कर देना। शकरम क्या है? एक किस्म की चार पहियों की गाड़ी, एक तरह की बग्घी। अब गौर करने की बात में, इक़्तिबास का पहला पैराग्राफ ज़माने माजी मुतलक में लिखा गया, जैसा कि आमतौर पर किस्सा कहानी, नॉवल, अफसाना वगैरह में होता है। नेपाल को रवाना हुई, फैजाबाद आई, शुरू कर दिया। लेकिन अगले पैराग्राफ में ज़माने हाल इख्तियार किया गया। बाद में इस पैराग्राफ में माजी फिर इस्तेमाल हुआ है। उससे अगले पैराग्राफ में फिर ज़माने हाल बरता गया। जाहिर कि जहां ज़माने हाल इस्तेमाल वहां भी माजी के हालात बयान हो रहे हैं। ऐसे ज़माने हाल को तारीखी ज़माने हाल कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तारीखी ज़माने हाल किसे कहते हैं, और इसका इस्तेमाल पुरानी कहानियों खासकर दास्तानों में बहुत हुआ है। तारीखी ज़माने हाल के जरिए किस्से बयान करने वाला कई तरह के फायदे हासिल करता है। मसलन ड्रामायत बढ़ जाती है, बयान की यकसानियत कम हो जाती है। अब एग्जाम का क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है कि तारीखी ज़माने हाल किस नॉवल में इस्तेमाल किया गया? तो जवाब है उमराव जान अदा। अब देखिए तारीखी ज़माने हाल जो इस्तेमाल करते उससे क्या क्या बेनिफिट होता है। सुनने वाले को ऐसा लगता है कि जैसे जो बातें हो रही वो गुजरी ही नहीं बल्कि हमेशा रहने वाले ज़माने हाल में ही। इन फायदों के बावजूद तारीखी ज़माने हाल का इस्तेमाल जदीद अहद के अफसानों और नावलों में कम हो गया, शायद इसलिए कि ज़बानी किस्सा बयान करने की तकनीक है और हमारे ज़माने में अफसाने और नावल पढ़े जाने के लिए लिखे जाते हैं, ज़ुबानी सुनाने के लिए नहीं। अब यहां पे एक चीज और भी आपको याद रखना है कि मुकालमाती अंदाज किसे कहते हैं। लोगों की बातचीत दिखाते वक्त बोलने वाले का नाम लिखकर वह बात की गई है जो बोलने वाले ने कही है, यह अंदाज मुकालमाती कहलाता है। अभी देखिए ना बीच में मैं और वो दो लोगों के बीच में जो आपसी बातचीत हो रही है और उन दोनों का नाम मेंशन किया गया है, तो यह तर्ज क्या कहलाएगा? मुकालमाती अंदाज, मुकालमाती तर्ज। आज के लिए सिर्फ ड्रामे में इस्तेमाल होता है, अफसाने और नावल वगैरह में या तो कुछ नहीं लिखते, सिर्फ मुकालमे का निशान हो उसको वावेन कहते हैं, बना देते हैं, या फिर लिखते हैं फलां ने फलां को बोला। कई सारी चीजें देखिए आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में। देखिए कुछ क्वेश्चन, उमराव जान अदा का जो हिस्सा दर्ज है उसका खुलासा लिखिए। खुलासा यानी ब्रीफ में आप क्या समझते हैं? उमराव जान अदा कौन थी? एक तवाइफ थी,
एक ऐसी लड़की थी जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया था, फैजाबाद की रहने वाली थी। फैजाबाद लौटने पर उमराव जान अदा को मासी की कौन कौन सी बातें याद आती, उसका घर याद आता था, सब कुछ उसको याद आता था। इस सबक में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए उन्हें अलग लिखिए और अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम सभी ने मिलकर के बात की है मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के बारे में, और उनका जो मशहूर मारूफ नॉवल है उमराव जान अदा का जो इक़्तिबास आपके निसाब में शामिल है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट रीड किया। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा इसे समझ लीजिएगा। देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको बनेंगे, यहां से मैं आपको एक इक़्तिबास यहां से, जैसे कि मैं एक ऐसा इक़्तिबास चुनता जो आपके एग्जाम में आ चुका है। अभी ये वाला इक़्तिबास देखिएगा, दोनों माँ बेटियां चीखें मार मार के रोने लगी। ये जो इक़्तिबास है ये आपके एग्जाम में दिया गया। सपोज दैट ये इक़्तिबास आपको दिया गया, पूछा गया सियाक़ो सबाक़ की रोशनी में, ठीक है, कुछ सवालात इनसे बना दिए जाएंगे आपको, उनके जवाबात आपको देने होंगे। लेकिन पहली चीज तो यही आपको मालूम हो कि वहां एग्जाम में कि वो इक़्तिबास जो आपको दिया जाएगा वो कहां से लिया गया, कहां से माखूज है, उसका सियाक़ो सबाक़ कैसे आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये इक़्तिबास आपको एग्जाम में मिल गया तो आप लिखेंगे सियाक़ो सबाक़ हेडिंग लगाएंगे, उसमें लिखेंगे दर्ज बाला इक़्तिबास या ये इक़्तिबास मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के शाहकार नॉवल उमराव जान अदा से माखूज है या फिर लिया गया। माखूज का मतलब होता है लिया गया होता है। अब उसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कि ये नॉवल कैसा है। इस नॉवल में मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लखनऊ के तहजीब मुआशरत की अक्कासी की है, वहां की मुआशरत को, वहां की तहजीब को पेश किया है। और इस नॉवल में एक ऐसी लड़की की दास्तान बयान हुई है जिसे जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है। इतनी बात अगर आप लिख देते हैं तो डेफिनेटली सियाक़ो सबाक़ के जो नंबर आपको वो पूरे मिलने वाले हैं। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से फायदा उठा सकें। तो इस सेशन को आज तक यहीं रखते हैं।